गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन वंदन करते हैं। आज हमारे गर्भोत्सव 9 दिवसीय कार्यशाला का तृतीय दिवस है। पिछले 2 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं ली गई। आदरणीय गायत्री दीदी के द्वारा गर्भ ज्ञान विज्ञान को विस्तृत रूप में वैज्ञानिक आधार लेकर के समझाया गया। द्वितीय दिवस आदर्श दिनचर्या को बहुत सुंदर और सरल ढंग से बताया गया। चूंकि आज हमारे बहुत सारे नए परिजन मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ये जानकारी दे दें कि ये दोनों दिन की कक्षाएं हमारी यूट्यूब चैनल गर्भ संस्कार गैलरी CG या जो लिंक आपको शेयर हुई है यूट्यूब की, उसमें ये दोनों लेक्चर आपको उपलब्ध होंगे। आज तृतीय दिवस, जिसका बहुत महत्वपूर्ण विषय है गर्भस्थ शिशु के समग्र पोषण हेतु 3S आहार का महत्व। इस विषय को लेने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर वर्षा झंवर। मैं हमारी कार्यकर्ता बहन लक्ष्मी सिंह जी, जो कि अंबिकापुर संभाग सरगुजा से हैं, आप गायत्री परिवार की ट्रस्टी हैं और आपने AA किया है हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में और साथ में BEd। आप टीचर हैं और गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य आपको गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना के समय हुआ था। तो ऐसी हमारी गायत्री परिवार की समर्पित कार्यकर्ता बहन लक्ष्मी सिंह जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और संक्षिप्त में डॉक्टर वर्षा झंवर जी का परिचय प्रस्तुत करें। और बहुत जल्द ही हम आज की मुख्य कक्षा जो आहार की है उससे जुड़ेंगे। उसके पहले एक सूचना आपको दे दें कि कक्षा के तुरंत बाद कुछ विशेष सूचनाएं दी जाएगी अगली कक्षा के लिए और प्रश्नोत्तरी होगी। तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है हमारे सभी प्रतिभागियों से कि आप लोग प्रश्नोत्तरी में ग्रुप ना छोड़ें, प्रश्नोत्तरी को भी अटेंड करें, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हो, कुछ ऐसी समस्या आपकी हो जिसका समाधान उसमें आपको मिल जाए। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी आदरणीय गायत्री दीदी और हमारी जो मुख्य वक्ता है उनके द्वारा बहुत अच्छे टिप्स बताए जाते हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारी कक्षा से। तो आदरणीय लक्ष्मी दीदी को हम आमंत्रित करते हैं। लक्ष्मी दीदी। गुरु सत्ता को भाव भरा प्रणाम एवं सभी को मेरा अभिवादन। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन अनेक संभावनाओं का द्वार खोलता है। आज हम ऐसी ही एक प्रभावशाली शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने मानव धर्म को युग धर्म मानकर निःशुल्क सेवा दे गई हैं। आप डॉक्टर वर्षा झंवर, और ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, साथ ही गायत्री परिवार से हैं और दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका अपना क्लिनिक है। इन्होंने डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लानिंग का कोर्स किया है, साथ ही इलेक्ट्रो में एडवांस एक्यूपंक्चर प्लस एडवांस एक्यूप्रेशर पर इन्होंने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, जिसकी सहायता से ये जटिल एवं असाध्य रोगों का बहुत ही सहज से उपचार कर रही हैं। साथ ही इनके YouTube चैनल पर अनेक ऐसे वीडियो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें अनेक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही निःशुल्क देश सेवा देने के कारण इन्होंने अपने मानव धर्म को युग धर्म बनाया है और मिशन के कार्य को आगे बढ़ा रही है। आइए आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय स्वागत दीदी का, और डॉक्टर वर्षा झंवर आपको विशेष आज नई नई टिप्स जानकारी दे रही हैं। आप इनका लाभ दीजिए और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो। हाँ जी जी, आवाज क्लियर है दीदी? हाँ जी जी जी, जी। थोड़ा साउंड बढ़ा लेंगे डॉक्टर वर्षा। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी दीदी। सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय शैल दीदी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सदस्यों को मेरा नमन और आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं गायत्री दीदी और रूपाली दीदी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस अंतरराष्ट्रीय आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यशाला का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यशाला के तीसरा दिन है और आज का हमारा विषय है शिशु के शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए उत्तम आहार क्या होना चाहिए। वैसे तो आहार का सभी के लिए महत्व होता है, किंतु
गर्भवती महिला के लिए ये बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इससे एक शिशु जुड़ा होता है जो उसके अंदर पल रहा होता है। शिशु का स्वास्थ्य माँ के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो सभी ध्यान देते हैं, पर मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का क्या महत्व है, यह हम इस कक्षा में जानेंगे। जो भावनात्मक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो अपना ही नहीं बल्कि अनेकों का जीवन सफल बनाते हैं। वे ही महामानव कहलाते हैं। इसलिए गर्भवती माँ के लिए तीनों तरह के स्वास्थ्य यानी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ताकि उसका बच्चा भी पूर्ण स्वस्थ हो। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इसके लिए हमें ये सब हमें क्यों करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो इन सब का उत्तर जानने के लिए मेरे साथ आहार के इस सफर में चलने के लिए तैयार हो जाइए। अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और हम आहार के इस सफर के लिए हमारी फ्लाइट अब टेक ऑफ करने जा रही है। तो कृपया सब चीज ध्यान से सुनिए, जो चीज आपको लगे उसे नोट करिए, और फिर यदि कुछ क्वेरीज रहे तो आप एंड में मुझसे पूछ सकती हैं। हाँ डॉक्टर वर्षा, एक थोड़ा सा बीच में मैसेज बहुत आ रहे कि आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा साउंड का देखिएगा। हाँ, अब बताइए, अब ठीक है? हाँ पहले से बेटर है, थोड़ा और जोर से हो सके तो अच्छा है। ठीक है, चलिए मैं जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने माइक यूज कर ली हूँ। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइट कैसी होनी चाहिए? आधुनिक विज्ञान कहता है जैसा जिससे माँ स्वस्थ रह सके, बच्चे का विकास ठीक से हो सके, ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए। प्रसव के दौरान जो ऊर्जा, बल, उत्साह, प्राण शक्ति चाहिए उसकी तथा मानसिक एवं भावनात्मक पोषण की पूर्ति हो। प्रसव पश्चात दूध में उचित मात्रा में पोषक तत्व हो और गर्भकाल में जटिलताएं मीन्स कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसी तरह आयुर्वेद कहता है आहार पचकर आहार रस बनता है, जिसके 3 कार्य होते हैं: माँ का पोषण, शिशु का विकास एवं पोषण और दूध का उत्पादन। तो आपके जो शास्त्रों के में आहार के लिए गाइडलाइन होती है, शुद्ध आहार से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि निर्मल होती है। यही बात आज के साइंटिस्ट भी स्टडी कर रहे हैं कि जैसा माँ का आहार विहार होता है वैसे ही बच्चों की फ्यूचर पर्सनालिटी होगी। एपिजेनेटिक साइंस में बताया गया है कि माँ के डाइट, लाइफस्टाइल, बिहेवियर और थॉट से ही उसके बच्चे के जीन सिलेक्शन में एपिजेनेटिक्स के माध्यम से काम करता है। संतुलित आहार विहार, आचार और विचार स्वस्थ जीवन के आधार स्तंभ है। शरीर से स्वस्थ और मन से सुंदर शिशु को जन्म देना हर माँ का स्वप्न होता है। आइए देखते हैं यह स्वप्न हम कैसे साकार कर सकते हैं। गर्भकाल 9 महीने का होता है, पर आहार का इंपॉर्टेंस गर्भ से पहले, गर्भ के दौरान और गर्भ के बाद भी रहता है। गर्भ उत्सव हम 1000 दिन का मानते हैं, 1000 दिन का हम गर्भ उत्सव मानते हैं। बच्चे का मस्तिष्क का विकास 2 साल तक तेजी से डेवलप करता है। जब तक बच्चा स्तनपान करे तब तक अपने डाइट का ध्यान रखे, और जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए मीन्स जब वो स्तनपान करना बंद कर दे, तब से हमें बच्चे की डाइट का ध्यान रखना है। तब तक हमें अपनी गर्भवती माँ और डिलीवरी होने के बाद भी माँ का पूरा ध्यान रखना है कि उसका आहार सब सही हो। ये था हमारे आहार एवं आयुर्वेद में आहार का क्या परिभाषा है यह हम जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि है, मीन्स जो हम आहार लेते हैं वही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और औषधि के रूप में काम करता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि।
आहार शुद्ध होता है तो ही हमारा मन भी शुद्ध होगा और हमारे विचार भी शुद्ध होंगे और हम अच्छे विचारों वाले व्यक्ति बनेंगे। अन्न ही प्राण है, जो हम खाते हैं उसी से हमारे प्राण होते हैं। माता के पोषण हेतु प्रेग्नेंट औरत को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे एनर्जी चाहिए होती है, वह उसे आहार से ही मिलती है। गर्भ की वृद्धि एवं पोषण हेतु गर्भ में शिशु एक छोटे से जाइगोट यानी सिंगल सेल जाइगोट से लेके फुली डेवलप्ड बेबी यानी पूरा एक बेबी बनता है, तो उसे जो पोषण की आवश्यकता होती है वह उसे माता से ही मिलता है। स्तन्य उत्पत्ति हेतु स्तनपान हेतु भी आहार का बहुत अधिक महत्व है। आहार कैसा होना चाहिए, आहार क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों होना चाहिए, यह सब हम जानेंगे। गर्भधारण से पूर्व ही स्वस्थ आहार, इसे हम मेनली कहते हैं प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिएंट, यानी बचपन से ही हमें एक लड़की का एक बच्ची का आहार के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसे अच्छा पोषण बचपन से ही देना चाहिए। पर यदि ऐसा ना हो पाए या हमें ध्यान नहीं है या हम निग्लेक्ट कर दिए इस बात को, तो कोई बात नहीं। यदि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे, कोई भी बच्ची यदि प्रेगनेंसी यानी कोई भी लेडी यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो उसे 3 मंथ पहले से ही अच्छा आहार लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हेल्दी बेबी के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। चिकित्सक भी कहते हैं, सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 3 माह पूर्व से ही डॉक्टर्स फोलिक एसिड और जिंक खाने की सलाह देते हैं। तो संतुलित आहार संतुलित होना चाहिए, जिसमें उसे अधिक से अधिक पोषण मिल सके। और आहार दिनचर्या मानसिक एवं भावनात्मक वातावरण ठीक करने की भी आवश्यकता होती है। जो कल दीदी ने बताया कि हमें अपने उसकी लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग से ही चेंज करना चाहिए, 3 मंथ पहले से ही उसे स्टार्ट कर देना चाहिए, वो ही चीज है कि हमें उसके दिनचर्या और भावनात्मक वातावरण को, हमारे घर के वातावरण को चेंज करना शुरू कर देना चाहिए। इसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन, और आध्यात्मिक भाषा में इसे कहते हैं गर्भधान संस्कार, यानी इसे गर्भधान संस्कार कहते हैं। अब जो बच्ची या जो महिला यदि आहार का ढंग से ध्यान नहीं रखती है पहले से, तो उसके इसमें बच्चों में माल नरिश बच्चे पैदा होते हैं, जिसे हम कई बीमारियां लेके पैदा होते हैं, जिसे हम एडल्टहुड डिजीज ऑफ फिटल ओरिजिन कहते हैं। यह बीमारी होती है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, यह सब इसलिए होती है क्योंकि माँ माल नरिश है। इसलिए हमें माँ के भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो तब तक भी, यानी 3 महीने पहले से ही हमें उसे भोजन का बहुत ध्यान रखना है। आहार मात्रा एवं गुणवत्ता, आहार की मात्रा और उसके गुण का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना है कि हमें कितना खा रहे हैं, नहीं, हमें क्वालिटी पे जाना है। यानी हमारे गर्भ में बच्चा है तो ऐसा नहीं कि हमको 2 के बराबर खाना है, यानी हम 2 है इसलिए 2 के बराबर नहीं, हमें सिर्फ 300 से 350 कैलोरी ऊपर लेनी पड़ती है, बट हमें क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाना है, जो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इस पे हम वर्क कर सकते हैं। मूलभूत एवं अतिरिक्त पोषण तत्व, मतलब जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त पोषण भी होना चाहिए, जैसे आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, डीएचए आदि। इस सब का भी महत्व हम आपको आगे बताएंगे। अब आप लोग ये पूछेंगे ये सब क्यों जरूरी है, क्यों हमें इतना खाना है, इतने अच्छे से रहना है, इतना मतलब क्वांटिटी क्वालिटी पूरा ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, गर्भ काल में बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में होते हैं। जो हमारा यूट्रस होता है वो 5 गुना बढ़ जाता है, जिसमें उसमें 15 केजी तो उसका वेट बढ़ता है और 500 ग्राम उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल ओवम रहता है, वो 9 महीने में 2.5 से 3 किलो का बेबी बन जाता है। योग से जहां से भोजन मिलता है वह 2.5 से 3 किलो का प्लाजेंटा बन जाता है। इसके साथ फैट डिपॉजिट, जो बॉडी में पूरे फैट, जो लड़कियां कहती हैं हम मोटे हो गए, नहीं, ये फैट डिपॉजिट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा धैर्य, उत्साह, बल, ये सब शक्ति हमें फैट डिपॉजिट से ही मिलती है। और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त भी फैट डिपॉजिट बहुत जरूरी होता है। और
बच्चे का विकास और माँ का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, इसलिए हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम कैसा आहार खा रहे हैं और कैसे हमारे विचार है। नहीं तो बच्चों में ही कई बीमारियां जड़ बना लेगी। एक सेकंड। गर्भवती माँ का भोजन। गर्भवती माँ के भोजन में हम 3 एस को ध्यान रखेंगे, जो कि अब ये रूपाली दीदी भी बताई कि 3 एस का हमें ध्यान रखना है। 3 एस बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित, सात्विक, संस्कारित। संतुलित आहार वो होता है जो बैलेंस डाइट, यानी हमें सारे पोषक तत्व उसमें होना चाहिए, वो होता है संतुलित आहार। क्या क्या पोषक तत्व होना चाहिए उसमें? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। 4 भाग प्रोटीन, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, 1 भाग फैट और 1 भाग विटामिन और मिनरल्स, पूरा 1 भाग कवर करता है, जिसका हम आगे आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए। दूसरा है सात्विक, सात्विक भोजन। गीता के श्लोक में कहा गया है, रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है सात्विक भोजन। शाकाहारी दाल, गेहूं, चावल, पूरा अनाज, दलिया, लाई, ऋतुफल, रागी, अंकुरित मेवा, दूध, दही, लस्सी, साग सब्जी, शहद, मक्खन, मलाई, इन ऑल पूरा शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन होता है, जो ताजा हो, शीघ्र पचने वाला हो, भाप में बनाया गया हो, कम तेल मिर्ची का हो, उसे हम सात्विक भोजन कहते हैं। जो 2-3-4 घंटे पहले बने हुए भोजन को भी हम सात्विक नहीं कहते। तुरंत पकाया हुआ हो, कम पकाया हुआ हो, भाप में पकाया हुआ हो, कम तेल मिर्ची का। सात्विक भोजन से क्या होता है, क्यों हमें सात्विक भोजन करना चाहिए? मनुष्य को विनम्र बनाता है सात्विक भोजन। क्षमाशील, शांत, स्थिर, एकाग्र, मन वश में रखने वाला, पित्त शांत एवं शरीर को स्वस्थ, जीवन शुद्ध, आयु, बुद्धि, बल, सुख, प्रसन्नता, बल, तृप्ति और प्रीति को बढ़ाता है। इसलिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। माँ अपने मन, विचार, भावना और संकल्पों को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाकर तथा आहार को सात्विक रखकर ही महान संतान को जन्म दे सकती है। तीसरा है संस्कारित भोजन। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसलिए हमें इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हम अपने खाने को संस्कारित कैसे बनाएं। अन्न के 3 शरीर होते हैं। सबसे पहला होता है स्थूल। स्थूल शरीर मतलब जो हमारे मोशन से बाहर निकलते हैं, यानी शरीर से जो बाहर निकल जाता है उसे स्थूल कहते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन इन सब के द्वारा जो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, जिससे अलग अलग ऑर्गेन्स और सब बच्चे के, उसे हम सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं। तीसरा है कारण। कारण होता है जो हमारा मन बनाता है, जो हमारे मन पे असर डालता है, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको संतुलित आहार के बारे में तो सब बता देंगे, आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाइए वो आपको बराबर बताएगा कि आपको क्या बैलेंस डाइट खाना है। और आजकल लेडीज वैसे भी यूट्यूब देख के इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि वो अपने आप निकाल लेती है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये सब ज्ञान तो उनके पास वैसे ही बहुत है, लेकिन उस खाने को सात्विक बनाना और संस्कारित बनाना ये हमारा काम है। हम मेन इस पे हमें फोकस करना है कि हम उसे कैसे संस्कारित बनाएं। तो जानते हैं कि कैसे संस्कारित बनाएं और क्या क्यों बनाना है, संस्कारित भोजन क्यों बनाना है। हमारे पेट में, हमारे गट में एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो हमारे पेट से सीक्रेट होता है। उसका सिक्रेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। यदि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, यदि हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो ये हैप्पीनेस हार्मोन बहुत अच्छे से सीक्रेट होता है, और तभी हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में हमें अंदर से खुशियां मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम फील गुड जो कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो होता है सेरोटोनिन हार्मोन की वजह से, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। ठीक उसी का अपोजिट, यदि हम अच्छा खाना नहीं खा रहे, बाहर का पैकेज फूड खा रहे, तो यही हार्मोन कम सीक्रेट होता है,
और वो ही हमारे दुख का कारण बनता है। हमें नहीं समझता हम क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, हम क्यों किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे, हम क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही वो हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है जो हमें हैप्पीनेस दे सके। इसलिए हमें संस्कारित खाना बहुत जरूरी है। अब कैसे करना है खाने को संस्कारित? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसका ध्यान रखिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें से बहुत सारी चीज तो हम जानते हैं बट हम करते नहीं है। हमें करना है, एक तो सबसे पहले अधर्म की कमाई ना होनी चाहिए, हमेशा कमाई होना चाहिए ईमानदारी से कमाई हुई, उसी का हमें भोजन करना चाहिए। भोजन ईश्वर का प्रसाद समझकर खाए, ईश्वर को भोग लगाकर ही खाना खाए, प्रसाद समझकर ही बनाए और खाए। पवित्र भावना से बनाया, परोसा और खाया गया भोजन ही संस्कारित भोजन होता है। निंदनीय आचरण, निष्कष्ट आचरण यदि भोजन के संपर्क में आता है तो माँ और बच्चे दोनों का मन प्रभावित होता है। माँ यदि तनाव में है तो थोड़ी देर शांत बैठे, 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करे और फिर भोजन को ऊर्जावान बनाकर फिर उसे खाए। जगह का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बैठ के खा रहे, गंदी जगह में खड़े होके खा रहे, किचन में खड़े खड़े खड़े, नहीं, हमें प्रॉपर आसन लगा के जमीन में बैठ के खाना चाहिए। हाँ, जो जमीन में नहीं बैठ सकते उनके लिए अलाउड है कि वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाएं, बट कायदे से हमें जमीन में प्रॉपर आसन लगा के हाथ जोड़ के हमें खाना खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें धन्यवाद करना चाहिए उसने जिसने ये अन्न को उगाया है और जिसने इस अन्न को घर में लाया है और जिसने इस अन्न को पकाया है, हमें उन्हें धन्यवाद करके खाना खाना चाहिए। हमें अन्न दान करना चाहिए। यदि हम खाना खा रहे हैं तो हमें कुछ भोजन दान के रूप में उसे अलग निकालना चाहिए और किसी भी जरूरतमंद को उसे दान करना चाहिए। इसके साथ हमें प्राणी मात्र के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। जैसे हम गाय की, सबसे पहले गाय की रोटी, आखिरी में जानवर की रोटी हमें जरूर निकालना चाहिए। भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाना चाहिए। अब संस्कारित भोजन के बाद हम आते हैं तामसिक भोजन। एक होता है तामसिक भोजन, पुराना, दुर्गंध युक्त, स्वाद रहित, अशुद्ध, बचा हुआ, बासी मांस, अंडा, प्याज, लहसुन आदि, यह होता है तामसिक भोजन। यह उत्तेजना, तनाव, अशांति पैदा करता है, क्रोध, कामेक्षा को बढ़ाता है, शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना भी तामसिक कहलाता है। झूठा भोजन जो होता है वो संक्रमण और रोग पैदा करता है। यह है तामसिक भोजन। इसके साथ है राजसिक भोजन, जो मेनली हम लोग करते हैं, फ्रीली स्पीकिंग हम सब वही भोजन करते हैं। यह होता है अत्यधिक कड़वा, खट्टा, खारा, तेज गरम, तला, कसौला, चिकनाई युक्त सभी प्रकार के पकवान, व्यंजन, मिठाइयाँ, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, लाल और काली मिर्च, मसालेदार तेज नमक, चॉकलेट, पान आदि, यह है राजसिक भोजन। करते हैं ना हम सब, आज की तारीख में हम राजसिक भोजन ही कर रहे हैं, बट हमें आपसे समझना है, हमें आपसे चेंज होना है, क्योंकि आज हम जाने हैं कि किस तरह के भोजन होते हैं। यह राजसिक भोजन हमारे में जलन, दुख, चिंता, उत्तेजना, कामुकता, आवेश, तनाव पैदा करता है। ऐसे पदार्थ को ग्रहण करते समय तकलीफ होती है और भविष्य में रोग भी आते हैं। इसलिए हमें कैसा खाना खाना है? हमें खाना है संस्कारित और सात्विक खाना। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये मैंने आपको बताई। भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर खाए, भोजन धीरे धीरे खूब चबा चबर कर खाए, खाने को पिए और पीले पानी को खाए। भोजन करते समय यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी पिए, नहीं तो 1.5 घंटे बाद 2 से 3 गिलास पानी पी सकते हैं। सूरज उगने के पहले और रात्रि में सोने के 3 घंटे पहले 3 घंटे पहले ही भोजन कर ले। भोजन करते समय प्रसन्न भाव से मधुर संगीत सुने। यह है कि हम जो भी खाते हैं वो सप्त धातु तैयार करता है, माँ का संतुलित आहार, जिससे बच्चे के सारे एक एक ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये फूड पिरामिड है, यानी जो वाइब्रेशन, जो गुड वाइब्रेशंस फूड्स में होनी चाहिए, जो हम खा रहे हैं, उसे ये बताता है।
सबसे ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन होती है रॉ फूड। रॉ फूड में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होती है। उसके बाद प्लांट बेस्ड फूड यानी जो प्लांट से उगे हुए रहते हैं उसमें उससे कम मतलब हाई वाइब्रेशन रहती है। डेयरी प्रोडक्ट में उससे कम रहता है। सबसे लो होती है मांस मच्छी में, और उससे ज्यादा लो होती है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड में। गट ब्रेन कनेक्शन, यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, जिसे वे एक्सक्यूज मी न्यूट्रिशनल साइकेट्री कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई कि पेट से ही सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है, 90% पेट में सिक्रीट होता है, जिसके लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताई, जिससे हमारे अंदर खुशियां आए। वैसे कुछ चीज खाने से हमारा मूड ठीक रहता है, तो कुछ चीज खाने से हमारा मूड खराब होता है। और जब हमारा पेट ठीक रहता है तभी हमारा मूड भी ठीक रहता है। ठीक उसका अपोजिट, जब पेट खराब रहता है तो इंसान चिड़चिड़ा बहुत हो जाता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। जब हमारा मूड ठीक होता है तो जैसे जब हमारा मूड ठीक नहीं रहता या हम किसी तनाव में है या हम डरे हुए हैं या हम की बैड न्यूज सुन ले, तो हमारे को क्या खाना भाता है उस दिन? शायद किसी को नहीं भाता उस दिन खाना। क्यों? क्योंकि खाना तो पेट में खाना है, तनाव तो दिमाग में नहीं, क्योंकि पेट और दिमाग जुड़ा हुआ है। यही होता है गट ब्रेन कनेक्शन। यदि हम बहुत टेंशन में, यदि हमको कहीं जाना है, तो हमारे पेट में कैसे बटरफ्लाईज आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि गट और ब्रेन कनेक्ट होते हैं। हमारे जो पेट में होते हैं हजारों करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, सेम वैसे हमारे दिमाग में होते हैं, इसलिए तनाव का प्रभाव हमारे पेट पर भी पड़ता है। अब हम जानते हैं, जो मैंने आपको बताई थी बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होने चाहिए, जो मैंने आपको कहा था कि हम बाद में जानेंगे, उसके बारे में जानते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलता है, फैट 1 ग्राम से 9 कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम से 4 कैलोरी। कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि हमें इतना कैलोरी काउंट करके नहीं खाना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स। प्रोटीन हमें मिलता है दूध, दही, दाल, बीन्स। कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, मिक्स अनाज आदि। वसा हमें दिन में लगभग 5 टेबल स्पून हमें वसा लेना है। जमने वाला सैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ना जमने वाला अनसैचुरेटेड फैट या रिफाइंड बिना केमिकल का स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। ट्रांस फैटी एसिड, उबला तेल बहुत अधिक हानिकारक होता है। देशी गाय का घी स्वास्थ्य हेतु अच्छा होता है। सरसों तेल स्वास्थ्य हेतु अच्छा। ऑलिव एवं कनोला का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्रोटीन के क्या फंक्शंस होते हैं? प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ में, हमारी भी ग्रोथ करता है, हमारे बच्चे की भी, यानी जो बच्चा हम गर्भ में उसकी भी ग्रोथ करता है प्रोटीन। रिपेयर, जहां भी कहीं टूट फूट हो जाए, कहीं ऑर्गेन्स में डैमेज आ जाए या हमारे हाथ पैर कट जाते हैं, उसके रिपेयर में प्रोटीन काम आता है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, यदि हमारे इसमें यदि प्रोटीन कम हो जाता है किसी कारणवश डाइट में, या प्रोटीन ज्यादा यूज हो जाए बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट अपने आप को ब्रेक करके प्रोटीन बनाता है। वैसे फ्यूल, जैसे गाड़ी चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, सेम वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए भी फ्यूल की जरूरत होती है, जो हमें इससे मिलता है। फैट, फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है। देखिए भगवान ने हमारे शरीर में इतना अच्छे से सब व्यवस्था की है, अब पेट में कोई वो नहीं है, बोन्स नहीं है। पेट में कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स होते हैं, कोई बोन उसको प्रिवेंट नहीं करती, तो उसे क्या प्रिवेंट करता है? उसे फैट की लेयर प्रिवेंट करती है। इसलिए कहा गया कि हमारे ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करता है फैट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी को वार्म रखता है। और विटामिन ए, डी, ई और के, इसको हम खा तो लिए, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट की जरूरत होती है। और कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी सिक्रीट करने के लिए फैट की जरूरत होती है। प्रोटीन हमें मिलता है दूध और दूध के बने प्रोडक्ट से। राजमा, मिक्स आटा, फुटाना, अंकुरित अनाज, टोफू, फलियां, मूंगफली, चना, मूंग, तेल, बीज, नट्स।
फैट के भी कुछ गुड सोर्सेस है, कुछ बैड सोर्सेस है। यानी फैट हमें लेना है तो अच्छा फैट लेना, हमें बेकार फैट नहीं लेना। फैट जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अच्छा फैट लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा फैट हमें मिलता है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड, घी यानी कोकोनट नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड यानी अलसी, घी, बादाम, अखरोट, मक्खन। बैड से बैड हमें मिलता है पेस्ट्रीज, कुकीज, सोय ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड, ट्रांस फैट, इन सब से हमें बैड फैट मिलता है। फैट के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखिए। घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल, नारियल तेल, घी हम यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। हमें वापस से गर्म किया हुआ तेल फिर से नहीं यूज करना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमें सब्जियां पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, हम उसे बहुत थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। घी को हम वापस गर्म किया हुआ फिर यूज कर सकते हैं। घी हमें 3 से 5 स्पून खाना है, टोटल हमें 8 टीस्पून पूरे दिन भर में खाना है। विटामिन विटामिन हमें मिलता है अंकुरित अनाज, मूंगफली, चना, मूंग। अंकुरित अनाज के बारे में भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें हम मूंगफली, चना और मूंग भिगो के उसे अंकुरित करते हैं। इसके मेन क्या होता है, रासायनिक खाद के जो कुप्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सैकड़ों गुना विटामिन बढ़ जाता है। एंजाइम, जो पाचन एंजाइम है वो बढ़ती है, पाचन संस्थान को मजबूत बनाता है, त्वचा को चमकदार, खून की कमी को दूर करता है, बालों का झड़ना ठीक करता है, आंखों और दिल के लिए लाभदायक होता है, तेज दिमाग, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विषैले टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और हम इसे अंकुरित को बैक्टीरिया खत्म करने के लिए इसे हम भाप में भी पका सकते हैं। इसके बाद है पानी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। गर्भावस्था में पानी बहुत आवश्यक होता है, सामान्य व्यक्ति से भी कुछ अधिक आवश्यक होता है। लगभग 4 से 6 लीटर पानी हमें प्रतिदिन पीना है। ताजा, शुद्ध, स्वच्छ पानी पीना है। प्रातःकाल 3 गिलास पानी पिए, धीरे धीरे घूट घूट करके, ताकि उसमें अच्छे से लार मिल जाए। उसके बाद हमें दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी पीना है। क्यों पीना है पानी हमें इतना? पानी कब्ज दूर करता है, पसीने और पेशाब द्वारा गंदगी शरीर से बाहर जाती है, शरीर का तापमान सामान्य करता है, बल, उत्साह, धैर्य बढ़ाता है और त्वचा में नमी लाता है। पानी को भी पीने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक तो पानी बैठ के पीना चाहिए, घुट घुट करके पीना चाहिए। भोजन करते समय आवश्यक हो तो ही पानी पिए थोड़ा सा, नहीं तो खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पिए। पानी से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। पानी के ग्लास को दोनों हथेलियों के मध्य रखें, उसे ऊर्जावान बनाए, प्रार्थना भाव से ले तो सामान्य पानी भी अमृत तुल्य बन जाता है। ये है पानी के बारे में। पानी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब विटामिन मैंने आपको बताई, इसके फंक्शंस बता देती हूँ कि विटामिन क्या काम करता है। विटामिन बोन्स डेवलप, हड्डियों के डेवलप करने के काम आता है। हमें कटा छीला जो भी है हमारे घाव को भरने के काम आता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, और सेल डैमेज यानी कहीं भी बॉडी के अंदर सेल्स अपने आप में डैमेज भी होते रहते हैं, उसे भी रिपेयर करने का काम विटामिन करता है। ये सब हमें पता ही नहीं चलता। भगवान ने इतना अच्छा हमारा शरीर बना के दिया है कि सब अंदर के अंदर इतना काम चलता रहता है, हम लोगों को बाहर से पता ही नहीं चलता है। फाइबर, फाइबर भी हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे बॉवेल को हेल्दी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। पानी का मैंने आपको बता दी, डाइजेशन के लिए, वेस्ट को बाहर निकालता है, पर्सपिरेशन, यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू, और कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। फाइबर के सोर्सेस है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, बार्ली, ड्राई पीस, फलियां, मटर, और अनाज में जैसे हम चोकर युक्त अनाज लेना चाहिए जिसमें फाइबर अच्छा होता है। फ्रूट्स हमें साबुत खाना चाहिए, ना कि उसका जूस बना के, उसमें फाइबर हमें अच्छा मिलता है। ये विटामिन, सब तरह के विटामिन होने चाहिए। विटामिन बी, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। B1 जो होल ग्रेन, बीन्स, नट्स, दाल, चावल, सब्जियां में, दूध, फ्रूट्स में मिलता है। B12 हमें
हमें फर्मेंटेड फूड जिसमें हम खमीर करते हैं वो कितना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, उससे हमें B12 मिलता है। चटनी, अचार और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में भी करने के लिए विटामिन B12 बहुत काम आता है। विटामिन सी हमें मिलता है जाम, आंवला, स्ट्रॉबेरी, संतरा, लाल और हरी मिर्च, शिमला मिर्ची, नींबू, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो मैंने आपको फैट में बताया कि इन सबको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। विटामिन ए हमें मिलता है दूध, गाजर, शकरकंदी, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन डी हमें मिलता है सूरज से। विटामिन डी का कोई स्रोत नहीं है सूरज में बैठने के अलावा, हमें दिन में कुछ समय सूरज में बैठना ही चाहिए, सूरज की किरणों के नीचे, तो ही हमको विटामिन डी मिलता है। नहीं तो फिर हमें सिर्फ सप्लीमेंट्स खाना है, विटामिन डी की टैबलेट्स खानी है। और विटामिन डी हमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम तो हम बहुत खा लेते हैं, कैल्शियम की चीजें खा लेते हैं, बट वो तो निकल जाएगा बाहर, उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जरूरी है। तो जितना खाना जरूरी है उतना सूरज में बैठना भी जरूरी है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो वेजिटेबल ऑयल, नट, सीड्स, पालक में मिलता है। विटामिन के हमें पालक में मिलता है। आयरन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जिससे परेशान है वो है अनीमिया। हर औरत में अनीमिया पाया जा रहा है, हर औरत में, मेनली कह रही हूँ, सब में नहीं। क्यों? क्योंकि शुरू से ही ध्यान नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में आयरन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर हमें चाहिए। भ्रूण और माँ के लिए आयरन की बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रसव के दौरान जो खून की कमी हो जाती है उसके लिए हमें पहले से आयरन की बहुत ज्यादा जरूरी है। और आयरन के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। आयरन के लिए एक बहुत अच्छी चीज आपको बताती हूँ, चलिए मैं आगे आपको जब आयरन के बताऊंगी उसके मैं बताती हूँ। फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। न्यूरल ट्यूब दोष एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें हमें एबॉर्शन ही करवाना पड़ता है यदि किसी बच्चे में डिफेक्ट हो, और फिर वो माँ को स्टार्टिंग से मतलब पहले से ही फोलिक एसिड की टैबलेट चलती है। इसलिए फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। फोलिक एसिड मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियां, खरबूजा, संतरा, पपीता नहीं, पपीता तो खाना ही नहीं है, केला, भिंडी, फूल गोभी, बीट, मक्का, काबुली चना, बरबट्टी, गुड़। आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खजूर, गुड़, सत्तू, चना, रागी, राजकीरा, राजमा, काले तिल, अंजीर। एक चीज आपको कहती हूँ, आयरन के लिए बहुत अच्छा एक टिप देती हूँ आपको। जो आयरन खीला रहता है ना, लोहे का खीला, उसे बढ़िया से साफ कर लीजिए, जंग वंग नहीं होना चाहिए। उसे तेज गरम कर लीजिए, आंच में तेज गरम करके पानी में डोब के निकाल लीजिए और वही पानी पीजिए। तो उससे हमारे पूरी फैमिली में भी आयरन काफी जाता है पानी के थ्रू। ये कुछ आयरन के सोर्सेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताई, ये और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसका यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। काफी सारी चीजों में हमें आयरन मिलता है। आयरन की कुछ रेसिपीज है, जैसे हम क्या क्या बना सकते हैं। छोला, मेथी, पालक का ढोकला, नाचनी बाजरा से बना खाखरा, हरे चने के कबाब, मसूर दाल और पालक का सूप, राजमा टमाटर सूप, जवार मेथी की रोटी, बाजरा आलू रोटी, तिल गुड़ रोटी, पालक तुअर दाल, कॉर्न पालक पुलाव, बाजरा खिचड़ी, स्प्राउट्स मेथी चावल, खजूर और तिल के परपोली, गुड़ के मालपुआ और अंजीर और मेवा के लड्डू। इस टाइप के हम आयरन को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। कैल्शियम भ्रूण की हड्डियों के लिए, दांत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। स्तनपान के दौरान भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें 1200 mg डेली कैल्शियम लेना है। कैल्शियम मैंने मिलता है दूध और दूध के प्रोडक्ट से, पत्तेदार सब्जियां से। ऐसा नहीं कि दूध बहुत पियेंगे तो बहुत कैल्शियम सिर्फ दूध से मिले, नहीं। पत्तेदार सब्जियां, सफेद तिल, अजवाइन, पान चूना, खसखस, संतरा, रागी, राजकीरा, कमल ककड़ी। जिंक हमें मिलता है साबुत अनाज से। आयोडीन मिलता है मिल्क, ओट, सॉल्ट से। ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है बादाम, अखरोट, नेचुरल ऑयल, अलसी।
फ्रूट्स के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। हम हमेशा सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, जो जिस सीजन में है, जो हमारे एरिया में ग्रो होता है। जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन के फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ हम हमारे स्वाद के लिए खा रहे हैं। हमारे जो एरिया में ग्रो होते हैं वो ही हमारे लिए काम आते हैं। 2 से 3 सर्विंग फ्रूट की लेना है। नारियल पानी रोज पीना है, चाहे हम कच्चा नारियल भी खा सकते हैं, पपीता नहीं खाना है। मैंगो को हम मैंगो शेक, मिल्क शेक के फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स होता है। फ्रूट्स को बहुत अच्छे से धो के बड़े बड़े टुकड़े करके हमें लेना है। ड्राई फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन होता है। यह मॉर्निंग सिकनेस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से हमें बचाता है। 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसमें आखिरी महीने में थोड़ा सा केसर के दूध के साथ भी ले सकते हैं, इससे एसिडिटी भी कम होती है। बादाम और किशमिश को भिगो के लेने से कॉन्स्टिपेशन कम होता है। पिस्ता में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और काजू में सिर्फ फैट होता है। प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ ये सब हमारे भोजन में होना ही चाहिए, जिसमें अनाज है, सभी प्रकार के अनाज, दाल, बीन्स, अंकुरित और रोस्टेड। सब्जियों में हरे पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जी जैसे भिंडी, टिंडा, परवल, कंदमूल वाली सब्जी, आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, साबूदाना भी कंदमूल सब्जियों में ही काउंट होता है। दूध और दूध के बने पदार्थ, टोफू, हर्ब्स में धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता आदि, मसाले में दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, बीज में तिल, खरबूजे का बीज, सूरजमुखी बीज, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, अलसी, सूखा मेवा, नट्स, घी, तेल, मक्खन, पानी, यह सब हमारे डाइट में होना ही चाहिए। रेनबो डाइट होना चाहिए, सभी रंग के, सभी प्रकार के, सभी चीज हमें खाना है, वैराइटीज खाना है हमें। यह कुछ फूड पिरामिड है, जैसे हमें कितना भाग, कितनी सर्विंग्स हमें लेना चाहिए, कितना भाग क्या खाना चाहिए, इसके लिए फूड पिरामिड बनाया गया है। साबुत 6 से 11 भाग, यानी अनाज की हमें 5 सर्विंग लेना है। 300 से 400 ग्राम, यानी 3 से 4 कप कटोरी हमें लेना है साबुत अनाज, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्के, रोटी, चोकर, चावल, आलू, गाजर, शकरकंद। एक चीज आपको बताती हूँ, आजकल मिक्स आटा बहुत चल रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मिक्स आटे की बजाय आपको हर सीजन के हिसाब से डिफरेंट अनाज खाना चाहिए। गेहूं खाना चाहिए, चावल की रोटी खा लेना चाहिए, बाजरा जिस तरह जवारी हो, रागी की रोटी, यानी वेराइटीज खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको मिक्स करके खा लिए, मेरे हिसाब से। बाकी फिर देखिए अपनी मर्जी है, मिक्स ग्रेन भी बहुत आते हैं और बहुत लोग उसे यूज भी करते हैं। 3 से 5 कटोरी दिन भर में हमें सब्जियां लेनी है, सारे टाइप की सब्जियां, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर। 2 कटोरी हमें लेना है फल, सारे टाइप के रंग बिरंगे फल हमें लेना है, जूस नहीं निकाल के सूखे फल लीजिए। दूध और दूध से बने पदार्थ हमें 3 से 5 प्याले पर दिन लेना है, जिसमें चीज, पनीर, टोफू, दही। प्रोटीन हमें 1 कटोरी दिन भर में 3 से 4 भाग में लेना है। फलियां, मटर, मेवा, बीज, दालें, राजमा, बीन्स, मसूर, टोफू, मांस आदि से बचे। चीनी हमें चीनी की बजाय हमें देशी खांड, मिश्री, खजूर, इस टाइप की चीजें लेनी चाहिए। चीनी हमें सिर्फ 4 से 5 चम्मच लेना है। घी हमें 5 टीस्पून घी लेना है। 10 से 12 गिलास पानी, उसके साथ सारे दूसरे जो भी मैं आपको विटामिन और मिनरल सब बताई अतिरिक्त पोषण के लिए। ये भी वही आपको कितने कितने सर्विंग लेनी है। एक रफली आपको बताती हूँ, अनाज की 5 सर्विंग, फल की 2 सर्विंग, नट्स की 1 से 2 सर्विंग, वेजिटेबल्स की 4 प्लस, यानी 4 से अधिक भी ले सकते सर्विंग, दाल की 3 प्लस, 3 से अधिक भी सर्विंग ले सकते हैं। गर्भ अवस्था में आहार के 4 स्तंभ होते हैं, यानी किस किस वे में हमें डेवलप करना खाना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें DHA, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड लेना है। जो DHA एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। प्रतिदिन 200 मिलीग्राम DHA गर्भ अवस्था में आवश्यक होता है। ये गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ मस्तिष्क और आंखों के लिए आवश्यक होता है। अखरोट, दूध से मिलता है। आयोडीन ये शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने में सहायक होता है, शरीर में ऊर्जा देता है, शिशु की तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है
और गर्भावस्था में प्रतिदिन 220 मिलीग्राम आवश्यक होता है। दूध, दही, आयोडीन युक्त नमक अनाज से मिलता है। ग्रोथ के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो मैंने आपको सब बता दी हूँ। इम्यूनिटी के लिए आपको चाहिए विटामिन सी, ई, जिंक। हेल्दी डाइजेशन के लिए हमें चाहिए एफओएस यानी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड कहते हैं इसे। यह हमें मिलता है दही से। दही बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मेन एफओएस का मेन काम होता है हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसे और हेल्दी बनाता है, और जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। तो ये हमारे डाइट में बहुत जरूरी होना चाहिए, जो हमें मिलता है से दही से, केले से। ये कुछ गर्भावस्था का आहार चार्ट है, आपको ये बुक्स में भी मिलता है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं पूरा डिटेल नहीं जा रही क्योंकि इसमें वही सब चीजें जो मैंने आपको बताई हूँ, इसका मैं शॉर्ट में आपको बाद में बताती हूँ। गर्भावस्था का आहार चार्ट। गर्भावस्था में क्या खाए, क्या ना खाए, फ्रीज में रखे पदार्थ नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक, चिकन, मटन, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला नहीं लेना है। चाय, कॉफी नहीं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ या मैदे से बने पदार्थ नहीं लेना है। तेज मसाला तैलीय भोजन नहीं लेना है। ब्रेड, पिज्जा बंद नहीं। बैंगन, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़ तो हम थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं सरसों गुड़, लेकिन बहुत नहीं लेना। प्रथम तिमाही में हमें मस्तिष्क की ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके लिए हमें डीएचए, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, बी12, जिंक, अदरक, ये सब हमें फर्स्ट सेमेस्टर में लेना है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि किसमें क्या क्या हमें मिलता है, किससे क्या क्या हमें मिल सकता है। सेकेंड सेमेस्टर यानी द्वितीय तिमाही में शरीर विकास हेतु कैल्शियम जरूरी रहता है। मैग्नीशियम हमें बादाम, कद्दू, सूरजमुखी, तरबूज के बीज से मिलता है। अलसी, भिंडी, इन सबसे मैग्नीशियम मिलता है। विटामिन डी हमें धूप से। आयरन, कैल्शियम कम होने पे बीपी अधिक होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। 2 घंटा धूप में जरूर बैठे। तृतीय तिमाही में हमें पानी और फाइबर यानी कब्ज बहुत ज्यादा परेशान करता है, उससे दूर होने के लिए हमें ये चीजें ज्यादा जरूरी है। फाइबर मिलता है, मैं आपको बता दी, चोकरयुक्त आटा, चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूजी, फल, फ्रेंच बीन्स। थायमीन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी भोजन से ऊर्जा बनाने में मदद करता है। मैं बताइए आपको B1, सूरजमुखी के बीज, काली उड़द के बीज, राज सोयाबीन। पूरे 9 महीने हमें खाना है एफओएस, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, केला, गेहूं, जौ, दही, मट्ठा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी से नींबू, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, विटामिन ई, बादाम, मूंगफली, पालक, एवोकाडो, विटामिन ए, गाजर, पपीता, आम, टमाटर, लाल मिर्ची, दूध, रंगीन फल आदि। अब आप ये सब देख के कंफ्यूज मत होइए कि हमें कितना सारा खाना है, क्या क्या खाना है, कैसे खाना है। कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगी। अभी आप इसका ये ध्यान दीजिए कि आपको ये सब चीजें खाना है। बेसिकली आपको सारी चीजें खाना है, ऐसा कोई चीज नहीं छूटी है मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन को छोड़ के जो आपको नहीं खाना है। आपको सब चीज खाना है। 2-4 चीज जो मना है, पपीता वगैरह, वैसे छोड़ के बाकी आपको सब चीज खाना है। मांसाहार से क्यों बचे, कल भी दीदी बताई थी मांसाहार के बारे में, थोड़ा मैं भी बता देती हूँ। मांस क्या होता है, जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसके अंदर डर और पीड़ा का भाव होता है, और एपिनेफ्रिन हार्मोन डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्षा, थोड़ा साउंड पे ध्यान दीजिए, आपका साउंड क्लियर नहीं और बहुत धीमा है, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है। मांस में हार्मोन एपिनेफ्रिन पाया जाता है। इस हार्मोन के कारण हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है। मांस के सेवन से डर, पीड़ा का भाव अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि यही भाव उस जानवर में भी होता है जिसे मारा जाता है। मांसाहारी जानवरों में मांस पचने के लिए पेट में मजबूत हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, जो कि मनुष्य के पेट में बहुत कम होता है मांस खाने वाले जानवरों की तुलना में। इसलिए मनुष्य के पेट में मांस बहुत मुश्किल से पचता है। मांसाहार प्राणी के मुख में एंजाइम टाइलिन भी रहता है, जो एसिड होता है, परंतु मनुष्य के मुख में जो एंजाइम रहता है वो अल्कलाइन रहता है, तो मांस मुख से पचना शुरू नहीं करता है। फिर उसी तरह मांसाहारी जानवरों में जो उनका पाचन तंत्र तो बहुत छोटा होता है, तो काफी जल्दी निकल जाता है बाहर। पर शाकाहारी हम इंसानों में बहुत बड़ा होता है,
पाचन तंत्र तो काफी टाइम तक वो उसी में पड़ा रहता है मांस, और जो सड़ता रहता है तो काफी सारी बीमारियां देता है। धूम्रपान आजकल की पीढ़ी में बहुत कॉमनली पाया जाता है। लोग इसे फैशन समझते हैं, पर धूम्रपान का बहुत बड़ा कुप्रभाव है। भ्रूण के विकास पर विशेष रूप से प्रभाव प्रथम सप्ताह अत्यंत हानि होता है, विकास रुक जाता है। धूम्रपान करने से गर्भधारण देरी से होता है, बांझपन, एबॉर्शन, स्टील बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होना, प्रीमेच्योर ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब इसमें पाए जाते हैं जो लोग धूम्रपान करते हैं। बच्चे के मस्तिष्क और हृदय का पर विकार आता है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होना, माइंड से ठीक नहीं होना, लर्निंग प्रॉब्लम होना, डेथ, इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, प्लेजेंटा एब्रप्टा, प्लेजेंटा प्रीविया, ये सब बहुत सारी तकलीफें आती धूम्रपान करने वाली महिलाओं में। शराब पीने से, ये भी आजकल बहुत कॉमनली पाया जाता है, फैशन है कि आज की जनरेशन शराब में रहती ही है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे लो बर्थ वेट बेबी, यानी बर्थ में वेट कम रहता, प्री मैच्योर हो जाते, मिस कैरेज हो जाता, स्टील बर्थ यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होना, बर्थ डिफेक्ट होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, देखने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। इन बच्चों में फिटल अल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें चेहरा और मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है और शरीर में विकृति आ जाती है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम इन बच्चों में पाई जाती है। चाय और कॉफी भी बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए, बच्चों का वजन कम बढ़ता है इससे। बलि वैश्य यज्ञ, यह हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे घर को शुद्ध बनाने के लिए। कल दीदी बता रही थी इसके बारे में भी, हमारे घर को शुद्ध बनाने के लिए, हमारे खाने को पवित्र बनाने के लिए यह एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ हमारे घरों में करना चाहिए, जिसमें 5 मंत्र की आहुतियां देते हैं, जिसमें हम ब्राह्मण, देव, ऋषि, नर और हमारे पितर पांचों को याद करके इनकी आहुति देते हैं और फिर वही भोजन में छोड़ के हम उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे घर में बलि वैश्य यज्ञ जरूर से करें। मैं आपको बता रही थी कुछ डेली रूटीन, जो मैं आपको कही थी कि आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें क्या खाना है। मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ। जैसे कल दिनचर्या में देखें कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो हम यदि सुबह उठ रहे 6:30 बजे और जल्दी उठना है, मैं 6:30 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो हमें तांबे के बर्तन का पानी पीना है तुलसी के पत्ते के साथ। 7 बजे हमें लेना है कुछ भी सॉलिड फूड, यानी 7 बजे जैसे दूध के साथ शतावरी पाउडर ले लिए, ड्राई फ्रूट ले लिए, यह सब हमें 7 बजे लेना है। इसके बाद हमें 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट क्या करना है, कोई भी हमारे रीजनल फूड, यानी जो प्रांतीय खाना रहता है वही हमें ब्रेकफास्ट में करना है, जैसे पोहा, उपमा, इडली, ढोकला, पराठे, कटलेट और भी कई चीजें, हम दही के साथ हम नाश्ता कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ भी मिक्स वेज डाल सकते हैं, उपमे में मिक्स वेज डालिए, पोहे में डालिए, दलिए में डालिए, पराठे मिक्स वेज बना ले, तो क्या सारी सब्जियां की हमें जो सर्विंग्स कवर करने हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमें 11 बजे पंचामृत जो हम पूजा में बनाते हैं, देखिए उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताती हूँ। 1 स्पून घी लेना है, 1 स्पून शुगर या मिश्री, 1 स्पून दही, 1 स्पून शहद और 5 स्पून हमें दूध लेना है। ऐसा हम पंचामृत बनाते हैं। हम सिर्फ प्रसाद में 1 बाइट खाते आते हैं, लेकिन हमें इसे रेगुलर में खाना है। इसमें शरीर की शुद्धि होती है, पाचन क्रिया तेज होती है, चर्बी कम होती है और शिशु की बुद्धि बढ़ती है। इसके साथ हमें कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स, हमें 1 कटोरी फ्रूट्स लेना है। यह हमें 11 बजे करना है। 12 बजे हमें कोई भी एक लिक्विड ड्रिंक लेना है, यानी कुछ भी लिक्विड फ्रेश ड्रिंक, चाहे उसमें नींबू पानी हो गया, कम शक्कर का, चाहे जलजीरा हो गया, कोकोनट वाटर, नारियल पानी हो गया, कोकम का पानी, ऐसे करके हमें 12 बजे कोई भी एक ड्रिंक लेनी। और ये 12 बजे की ड्रिंक तो मेरे को लगता है हर किसी को लेनी चाहिए कि खाने के पहले 12 बजे हमें कुछ ना कुछ पीना चाहिए। 1:30 बजे खाना, जिसमें 2 चपाती घी लगा के, कोई भी चपाती, जैसे मैंने आपको अलग अलग ग्रेन्स बताया उसकी चपाती, 1 हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, 1 सब्जी होना चाहिए चना, राजमा, छोला, स्प्राउट जैसी, दाल, चावल, सलाद और छाछ।
दही हम सुबह लिए, दूध हम ले लिए, छाछ हम अभी लेंगे। 4:30 बजे हमें फ्रूट सैलेड लेना है। जो चाय पीते थोड़ी चाय पी सकते हैं, दूध पीने वाले दूध पीजिए, ज्यादा अच्छा है। ड्राई फ्रूट के लड्डू ले लीजिए, गुड़ सिंगदाने की चिक्की ले लीजिए। इस टाइप का हमें 4:30 बजे लेना है, हल्का फुल्का। अब दूध चाय के साथ बिस्किट लेने की बजाय हम मठरी, खस्ता जो घर का आटे का बना हुआ हम वो ले सकते हैं। 6:30 बजे हमें मिक्स वेजिटेबल सूप लेने हैं। 8:30 बजे, 8:30 में लेट ही हो गया है, हम इसको थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं खाने के टाइम को, जिसमें हमें चपाती घी के साथ एक हरी सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, गर्म पानी, निवाया पानी नींबू के साथ, ये हमें 8:30 बजे लेना है। और सोने के पहले हमें दूध में इलायची पाउडर डाल के, बाद के महीनों में थोड़ा सा केसर डाल के, या फिर हम अपने ये लेके हम अपने पास में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं कि हमें रात को यदि बहुत ज्यादा जरूरत लगे कि थोड़ा नींद खुल जाए तो भूख लगे तो हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वो हम हमारे रूम में रखना चाहिए। वैसे ही हम आटे के बिस्किट्स वगैरह भी बना सकते हैं जो हमें ऐसे टाइम पे काम आए। अब कुछ ऐसा है कि देखिए, जो ब्रेस्ट मिल्क का अलग से सेशन होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क के लिए हमें 9 महीने भी लेना है चीजें, तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बनेगा। बहुत सी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है, तो उसके लिए ही दूध लेना है हमें। मेथी दाना हमें किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे बघार ले लिए हैं, दाल में डाल दिए, सब्जी बना लिए, ठीक है। सौंफ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा आता है, रात को पानी में भिगोकर सुबह सौंफ का पानी ले ले। साबूदाना हम खीर के फॉर्म में ले सकते हैं, खिचड़ी के फॉर्म में ले सकते हैं। शतावरी चूर्ण हमें स्टार्टिंग से लेना है दूध में डाल के, जैसे सुबह हम दूध लिए उसमें शतावरी चूर्ण डाल सकते हैं। यह हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करता है, जो कि अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है। एंजाइटी यानी बहुत ज्यादा सोचती है कि अरे क्या होगा, कैसे करेंगे। इन सब के लिए भी शतावरी चूर्ण बहुत अच्छा है। अजवाइन बच्चे की भी जो पेट की समस्या रहती है वो ठीक करता है, और माँ की भी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। रॉ पपीता हमें बाद में खाना है, ड्रम स्टिक बाद में खाना है। ड्रम स्टिक यानी मूंगा लौकी हमें खाना है पहले भी और बाद में भी। उसके बाद सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है वोमिटिंग, उल्टी। बहुत ज्यादा मतलब लेडीज इतनी परेशान हो जाती है, इतना टेंशन लेती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ब्रेस्ट मिल्क कम आएगा, और हमें 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना, उससे ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा आता है। ठीक उसी प्रकार हमें वोमिटिंग के भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्या हो गया, उल्टी तो है ना, उल्टी को उल्टी का काम करने दो, आप अपना काम करिए। वैसे भी उल्टी तो बहुत अच्छा साइन है, उसी से तो पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट है। तो बिल्कुल आपको उल्टी से तो टेंशन लेना नहीं, हो रही है ना, होने दो, कोई बात नहीं। 5 मिनट बैठ जाओ शांति से आंखें बंद करके, उसके बाद वापस अपने काम पे लगो, अपना खाना पीना अपना रूटीन करिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उल्टी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा अभी खा लिए, थोड़ा बाद में, ऐसे रुक रुक के डाइट लीजिए। एक साथ हमें पूरी डाइट नहीं लेना है पेट भर के। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, वॉकिंग, रेस्ट प्रॉपर लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीना है, सोडा कोल्ड ड्रिंक नहीं। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस जिसमें बहुत तेज खुशबू रहती है वो भी नहीं लेना है। किसी किसी को उससे भी उल्टी होती है। पानी हमें, जैसे मैं आपको बताई, सुबह सो के उठते पानी पीना है, लेकिन जिनको उल्टी होती है सो के उठते ही, उन्हें उतने समय तक पानी नहीं लेना है। सुबह कुछ एक सॉलिड फूड खाना है, चाहे ड्राई फ्रूट हो जाए, चाहे आटे की बिस्किट हो जाए, कुछ भी सॉलिड फूड खाना है, फिर आप पानी पी सकते हैं। एक बार का आपको सॉलिड फूड खाना है। कुछ वोमिटिंग के लिए कुछ होम रेमेडीज भी हैं जो आप ले सकते हैं उल्टी में। जैसे आपको पानी बहुत अधिक पीना है, नींबू आप ले सकते हैं, नींबू पानी के रूप में। नींबू के साथ शहद नमक डाल के भी ले सकते हैं। नींबू के ऊपर काला नमक जीरा लगाकर आप उसे चाट भी सकते हैं। काले चने का पानी, यानी रात भर काला चना भिगो के रख दे और उस पानी को पिए, इससे ज्यादा उल्टी और कमजोरी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। धनिया पाउडर को हम ले सकते हैं, धनिया पाउडर, सौंफ की फाकी ले सकते हैं। अदरक हम ले सकते हैं, अदरक की चाय बना सकते हैं। अदरक शहद ले सकते हैं। अदरक हम गर्म पानी में अदरक उबाल के ले सकते हैं।
सौंफ, सौंफ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको जैसे बताई सौंफ, अब ऐसे आपको ये समझ लीजिए खाना है तो हमको खाना खाने के बाद हम उठे तो सौंफ खाना है, आंवला खाना है, नाश्ते के बाद हम नाश्ता कर ले तो हमें सौंफ खाना है। ये हमारी हैबिट में ही होना चाहिए पूरे 9 महीने। सौंफ की चाय पीनी है, 1 कप पानी में सौंफ उबाल कर रख ले, उसमें नींबू और शहद डाल के पी ले। पुदीना पत्ती को पानी में भिगो के रख ले, उसे शहद के साथ ले। जीरा का भी आप पानी ले सकते हैं, बघार में जीरा डाल सकते हैं। आटे के बिस्किट, आंवला, ये सब आप ले सकते हैं उल्टी के लिए। इसके साथ सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का सबसे मेन कारण होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उससे इंटेस्टाइन की मोबिलिटी यानी उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो धीरे हो जाता है, तो खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो बेसिकली नेचर भी, भगवान भी ये चाहते हैं कि खाना धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते जाए उसके रास्ते में, इसलिए खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नॉर्मल लोगों में 2 से 3 घंटे में स्टमक खाली हो जाता है, पेट खाली हो जाता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज में आधे दिन तक भूख नहीं लगती, लेकिन हमें खाना ही है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें खाना ही है, भले ही हमें भूख ना लगे। कुछ है जिससे हम प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, फाइबर लेना है खाने में, मील को हमें 5 से 6 स्मॉल पोर्शन में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। टॉयलेट सीट में बैठते ही डीप ब्रीथ लेके फिर एक्सेल यानी फिर डीप सांस लेके, गहरी सांस लेके फिर उसे छोड़ना चाहिए, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स रिलैक्स होती है। इसके लिए भी कुछ नेचुरल रेमेडीज है, जैसे नींबू पानी हो गया, अलसी हो गया पानी के साथ, इस सब को ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पूछने के बाद ही। नारियल तेल से थोड़ी सी नीचे आप हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। दही खाने में लीजिए, एप्रिकॉट यानी खुरमानी, आलू बुखारा ले सकते हैं। योगा, लेकिन योगा आपको प्रॉपर सीख के करना है, डॉक्टर से पूछ के या जो ट्रेनर से पूछ के, ठीक है। फलियां, पीस, हरी सब्जियां, ये सब बाकी चीजें तो आपको बता चुके, वो सब आपको खाना है जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। कुछ आपको बताना चाहती हूँ, बाकी तो सब चीज आपको बता ही दी हूँ। जैसे कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मस्तिष्क का ग्रोथ होता है, तो आपको उस हिसाब से, एक सेकेंड, ये सब मैंने आपको बता दी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। अब इतना कंफ्यूज मत होइए आप कि मेरे को हमको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ नहीं। सिंपल आपको बैलेंस डाइट हमने बता दी कि बैलेंस डाइट में आपको क्या क्या चीजें खाना है, कैसे खाना है। उसके बाद आपको ये बता दिए कि हमको उसको फूड को सात्विक कैसे बनाना है, उसको संस्कारित कैसे बनाना है, ये आपको बता दिए। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम इतना सारा कैसे खाए। कई लेडीज को ये भी, कोई बात नहीं, थोड़ा खा सकते हैं, पूरा नहीं खा सकते तो उसमें से कुछ पोर्शन खा सकते हैं। कवर हमको हर चीज करना है, भले ही हम थोड़ा खाए लेकिन कवर हमें पूरा। एक दिन यदि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं तो ठीक है चलिए, लेकिन नेक्स्ट डे हमें फिर उसे कवर करना है, नहीं तो फिर क्या है कि फिर हमें दवाइयां ही खा के दिन निकालने पड़ेंगे। और यदि किसी को ये प्रॉब्लम है, जैसे वोमिटिंग की प्रॉब्लम है या नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल उसके लिए मेडिसिन खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बनती कोशिश आप घर के उपचार कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ जो आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई जैसे जो ड्राइव करते हैं उनको ड्राइव धीरे करना चाहिए, वजन नहीं उठाना है, डायरेक्ट बैंड नहीं होना है, कॉफी नहीं पीना है, कच्चा पपीता नहीं खाना है, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करना है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं खाना है, पैकेज फूड ड्रिंक नहीं खाना है, चाइनीज फूड बाहर का नहीं खाना है। बहुत मन करे तो आप कभी कभार घर में बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए, लेकिन बाहर का नहीं खाना है। दवाई जो आपको डॉक्टर लिखी वो आपको खाना है, हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। कुछ आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप जो डाइट चार्ट बनाएंगे इसमें आपकी रुचि यानी आपका इंटरेस्ट, आपका स्वाद, इन सबको आपको ध्यान में रख के बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपको कुछ ऐसा नाश्ता मिले जो आपको बिल्कुल नहीं भाता और आपका मुंह गंदा सा हो जाए, छी मेरे को ये खाना पड़ेगा, नहीं। जो आपको अच्छा लगे, जिसको देख के आपको बहुत खुशी मिले, अरे वाह आज ये नाश्ता बना है, आप वैसा नाश्ता खा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप
आपको क्या खाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कितने क्वांटिटी में खाना और क्या पोषक तत्व जा रहे हैं आप वो खाइए। जैसे कि मैंने आपको बीज बताई, सूरजमुखी के बीज और ये सब मस्टर्ड सीड्स ये सब बताई, जैसे कई बीज हम बघार में डालते हैं, कई को हम भिगो के चटनी के फॉर्म में ले लेना चाहिए, कई बीज को भिगो के हमें ग्रेवी, सब्जी की ग्रेवी के फॉर्म में बना लेना चाहिए। और दिन की शुरुआत चाय कॉफी से ना करके कुछ मीठा जैसे मक्खन मिश्री जिससे मुंह स्वाद हो जाए। वैसे भी सुबह उठते हैं वोमिटिंग वगैरह होती है, तो सुबह उठते वोमिटिंग वगैरह होती है तो मुंह का स्वाद वैसे ही खराब हो जाता है, तो ऐसा करिए कि मुंह का स्वाद अच्छा रहे। एक चीज आपको बताती हूँ कि फूड में बस फिनिश होने ही वाला है, बस 2 पॉइंट मेरे रह गए हैं कि आपको फूड में डाइवर्सिटी लाना है, यानी आपको रोज रोज एक ही खाना नहीं खाना है, आपको वेराइटीज खाना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इससे आपके जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है वो भी हेल्दी होंगे, इंटेस्टाइन सही रहेगी और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी वो मेंटेन करता है, इसलिए हमको वेराइटीज खाना है। एक चीज और आपको बताती हूँ, अचार और चटनी, मैंने आपको कहा है कि ज्यादा तेल मिर्ची, ज्यादा तीखा, ज्यादा तेल नहीं खाना है, बट अचार का एक इंपॉर्टेंस आपको बताती हूँ, तेल से झरा हुआ अचार बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, इसमें हमें B12 मिलता है, हर्ब्स स्पाइसेस जो इसमें डले रहते हैं, जिस प्रोसेस से अचार बना रहता है बहुत अच्छा रहता है और डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, इसलिए अचार को इतनी सी क्वांटिटी में एक टाइम हमें खाना चाहिए। खाने में अचार या चटनी लेके, अचार को अचार जैसे खाइए, सब्जी जैसे नहीं खाना है, एकदम थोड़ा सा लेना है अचार और एक ही टाइम खाना, वो भी बिना तेल का। इसके साथ मेरी आहार की जानकारी समाप्त होती है। आपको उम्मीद करती हूँ सब समझ आया हो, आपके डाउट सारे क्लियर हुए हो। आपको जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्षा। आपने आहार के बारे में बहुत ही विस्तृत और बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे उसके पूर्व बता दें कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है योग, ध्यान और प्राणायाम की, गर्भवतियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर वर्षा ने भी योग के बारे में बताया था कि योग गर्भवतियों को कौन सा करना है, ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, वो आपको कल की कक्षा में मिल जाएगी।